हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2017 की ओज़ार्क सीजन 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस, ये स्टोरी टोटली मनी लॉन्ड्रिंग पे बेस्ड है, यानी ब्लैक मनी को कैसे वाइट में बदलते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना। कहानी की शुरुआत मार्टी बर्ड नाम के फाइनेंशियल एडवाइजर से होती है, जो अपने दोस्त ब्रूस के साथ एक प्राइवेट फर्म चलाता है। एक दिन ऑफिस में जब वो काम कर रहा होता है कि अचानक उसके प्राइवेट डिटेक्टिव के थ्रू एक मेल आती है, जिसके अटैचमेंट में एक सेक्स टेप होता है, जिससे मार्टी समझ जाता है कि उसकी वाइफ वेंडी बैरी नाम के इंसान के साथ उसे चीट कर रही होती है। एक दिन ब्रूस उसे एक एडवाइस देता है कि उन्हें ओज़ार्क जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सुना है वहाँ पे बहुत ही रिटर्न्स मिलेंगे। मार्टी तो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, पर ब्रूस ओज़ार्क वाले फ्लायर को उसके पॉकेट में रख देता है और उसे सोचने के लिए बोलता है। गाइस, मार्टी और ब्रूस एक ट्रकिंग कंपनी के साथ डेल नाम के ड्रग डीलर का मनी लॉन्ड्री का काम कर रहे होते हैं। एक दिन डेल इस शक में वहां आ जाता है कि ब्रूस और ट्रकिंग कंपनी मिलकर उसके पैसों का घपला कर रहे हैं, और वहां ब्रूस कॉल करके मार्टी को भी बुला लेता है। अब शक के बिना पर ही डेल ट्रकिंग कंपनी के ओनर को सामने मार देता है, जिसके कारण ब्रूस काफी डर जाता है और कबूल कर लेता है कि उसने और ट्रकिंग कंपनी ने मिलकर ही ये सब किया। बट इसके बारे में मार्टी को कुछ भी नहीं पता। अब एक एक करके डेल सभी को मार देता है और अब बारी है मार्टी की। डेल मार्टी को भी मारने के लिए गन पॉइंट करता है। तभी मार्टी ओज़ार्क वाले फ्लायर को दिखाते हुए ये बोलता है कि वो अगर उसे जिंदा छोड़ दे तो इसमें उसी का फायदा है। वो उसके लूटे हुए $8 मिलियन उसे वापस कर सकता है और ओज़ार्क जाकर 5 साल में डेल का $500 मिलियन का पैसा सफेद कर देगा। ठीक है, ये आइडिया उसकी जान तो बचा लेता है, पर घर जाकर उसे अपनी वाइफ को सब कुछ बताना होता है। अब एक तरफ मार्टी पैसों का इंतजाम करने निकल जाता है, तो दूसरी तरफ वेंडी, जिसको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अब शिकागो से ओज़ार्क शिफ्ट हो जाएंगे, जाकर ये सब अपने बॉयफ्रेंड बैरी को बता देती है और उसी के हिसाब से अपना सारा सेविंग्स निकाल लेती है। यानी गाइस, वो भागने का प्लान बना रही थी। पर इससे पहले ऐसा कुछ भी हो पाता, डेल वहां जाकर उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है और वेंडी को अपने हस्बैंड मार्टी के साथ रहने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ मार्टी अपनी सारी सेविंग्स एंड मनी कैश में विड्रॉ कैसे भी करवा लेता है और जाकर डेल को दे देता है, जिसमें से कुछ पैसे तो कम है, पर डेल उसे वापस मार्टी को देते हुए बोलता है कि ये पैसे तू ओज़ार्क ले जा और इससे सफेद करके दिखा। दरअसल डेल ये देखना चाहता था कि क्या मार्टी ऐसा कर भी पाएगा, और बात तो वैसे भी $500 मिलियन की हुई है। अब सारे पैसों को लेकर मार्टी अपनी फैमिली के साथ ओज़ार्क एक मोटेल में रुकता है। अब अचानक यहाँ पे शिफ्ट होने के कारण उनकी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स होने लगती है, एज उन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया था। पर मार्टी सारे पैसों को रूम में बेड के नीचे रख देता है और बच्चों को क्लियरली बोलता है कि कोई भी इस रूम में बर्ड फैमिली यानी उनकी फैमिली मेंबर्स के अलावा नहीं जाना चाहिए। अब वेंडी और मार्टी दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। वेंडी का काम ये होता है कि उसे एक अफोर्डेबल घर ढूंढना है। दूसरी तरफ मार्टी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बिजनेस ढूंढेगा, पर जाते वक्त दोनों में काफी ही लड़ाई हो जाती है और अब दोनों डिसाइड करते हैं कि आज से उनका रिश्ता खत्म और अब उनका रिलेशनशिप सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर्स का होगा, और वो भी उनके बच्चों को पालने के लिए। अब मोटेल में लैंगमोर फैमिली के बातों में आकर शार्लेट और जॉन रूम को छोड़कर बाहर घूमने चले जाते हैं, और इस मौके का फायदा उठाते हुए रूथ लैंगमोर मार्टी के मिलियंस में से 3 मिलियन चुरा के भाग जाती है। मार्टी घर आकर देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, पर अपनी लाइफ रिस्क में डालकर कैसे भी ये वापस पैसे ले आता है। पर प्रॉब्लम तो अब यहाँ पे आती है कि अब लैंगमोर परिवार को मार्टी के बिजनेस का पता चल गया कि मार्टी किसी ड्रग कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम यहाँ पे शुरू करने आया है। अब FBI को ब्रूस और बाकी लोगों के मरने के एविडेंस मिलते हैं, जिसे डेल के आदमियों ने ठिकाना लगाया था।
अब इस इंसिडेंट को FBI मार्टी के अचानक शिकागो छोड़ ओज़ार्क शिफ्ट होने से लिंक करती है, जिससे एजेंट रॉय पेटी सीधा ओज़ार्क आ जाता है। यहाँ मार्टी अपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक बिजनेस ढूंढ लेता है, ब्लू कैट नाम की लॉज एंड रेस्टोरेंट। दूसरी तरफ वेंडी को भी एक अफोर्डेबल बंगलो मिल जाता है, पर इसका ड्रॉबैक ये है कि उसका ओनर बडी को उन्हें बेसमेंट में रखना पड़ेगा, एज वो कुछ ही दिन का मेहमान है और वो अपना आखिरी वक्त अपने घर में बिताना चाहता है, जिससे उसके बच्चे काफी ही परेशान हो जाते हैं और काफी सारे क्वेश्चन करने लगते हैं उसके डैड के बारे में, जिससे वेंडी परेशान हो जाती है और उन्हें सब सच बताती है कि मार्टी एक ड्रग कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने यहाँ शिकागो से ओज़ार्क आया है। अब कुछ दिनों में वेंडी का रियल एस्टेट एजेंट उसे काम पे भी रख लेता है और मार्टी भी रेस्टोरेंट को रीस्ट्रक्चर करने लगता है, जिससे रूथ लैंगमोर मार्टी के पास आकर उसे रेस्टोरेंट में डिश वॉशर का काम देने को बोलती है। पर गाइस, रूथ का रियल प्लान तो मार्टी का मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस समझकर मार्टी को मार के उसका सारा पैसा हड़पना है। अब रॉय मार्टी पे नजर रखने के लिए अंडरकवर काम करता है और साथ ही लैंगमोर फैमिली पे भी रिसर्च करके रस लैंगमोर को फंसाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ मार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक लोकल स्ट्रिप क्लब को खरीदने का प्लान बनाता है, बट उसका ओनर बॉबी डीन ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देता, जिससे रूथ के साथ मिलकर मार्टी कुछ अंडर एज लड़कों को क्लब में एंट्री करवा देता है। और क्या, वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिससे बॉबी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मार्टी क्लब के पेपर बॉबी के लॉकर से चुरा लेता है और सीधा बॉबी को जेल में जाकर ऑफर देता है कि अगर बॉबी लीगली ये क्लब मार्टी को बेच देगा तो इसके बदले में मार्टी बॉबी को जेल से छुड़वा लेगा। गाइस, इस सीन में मार्टी समझ जाता है कि बॉबी खुद इस क्लब को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर रहा था। अब बॉबी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो उसे मार्टी की बात माननी पड़ती है। पर जेल से छूटते ही वो स्नेल फैमिली, जेकब और डार्ली, जो यहाँ के लोकल ड्रग डीलर हैं, उनसे मिलने जाता है। गाइस, इन्हीं का पैसा वो क्लब के जरिए सफेद किया करता था। अब क्लब खोने के न्यूज से स्नेल्स काफी ही गुस्से में आ जाते हैं और बॉबी को जान से मारकर मार्टी के डॉकिंग यार्ड में फेंक देते हैं, जिससे लोकल पुलिस भी मार्टी के पीछे पड़ जाती है। पर कोई भी एविडेंस या मोटिव ना होने पर पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करती, एज बॉबी ने लीगली उसका क्लब मार्टी को बेच दिया था। अब मार्टी जाकर सीधा लोकल पेस्टर मेसन से मिलता है, जो बोट पे बैठकर अपने सर्विसेज को देता था। मार्टी का प्लान के हिसाब से वो पेस्टर को चर्च बना कर देगा, जिसका कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल वो मनी लॉन्ड्रिंग में करेगा। पर मार्टी को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेसन के संडे सर्विस का इस्तेमाल स्नेल अपने ड्रग डीलिंग के बिजनेस में यूज करता है। अब दूसरी तरफ धीरे धीरे रूथ लैंगमोर मार्टी का पूरा ट्रस्ट जीतने लगती है, जिससे खुश होकर मार्टी उसे स्ट्रिप क्लब का मैनेजर बना देता है और कुछ ही दिनों में रूथ क्लब को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर देती है, जिससे मार्टी की एक्सपेक्टेशन रूथ से काफी ही बढ़ जाती है। पर गाइस, रूथ के इनिशियल प्लान में कोई भी बदलाव नहीं आता। वो उसके पापा के कहने के हिसाब से अभी भी मार्टी के पैसों को हड़पना चाहती थी, जिससे रूथ को भी कुछ ही दिनों में मार्टी के सारे पैसों का ठिकाना मिल जाता है। रॉय और रस लैंगमोर अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। यहाँ स्नेल मार्टी को किडनैप करके धमकाता है कि चर्च का काम जल्द ही रुक जाना चाहिए, वरना वो मेसन की प्रेग्नेंट वाइफ को मार देंगे। अब मार्टी को स्नेल की बात माननी पड़ती है, जिसके कारण स्नेल मार्टी को छोड़ देते हैं। अब रूथ और रस लैंगमोर मिलकर मार्टी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं, एज रूथ को मार्टी के पैसों का जगह मिल गया था। पर गड़बड़ तो यहाँ पे होती है। रस इनडायरेक्टली जाकर रॉय को सब कुछ बता देता है। गाइस, ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी।
यानी सीजन 1 पार्ट 2 पे, जहां आपको पता चलेगा कि मार्टी को इन सब में और क्या क्या झेलना पड़ता है और क्या वो इस मनी लॉन्ड्रिंग के खेल से यानी जाल से बच भी पाता है कि नहीं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।